देश में जितना जिले हैं, सब जिले में महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। 1991 में बनारस से गया होते हुए, ये मध्य बिहार से होते हुए किशनगंज से मुझे बंगाल पहुंचना था। 3 दिन लगा उस समय। अभी आप बिहार का एक कोने से दूसरे कोने 1 दिन में आराम से पहुंच सकता है। 12.5 लाख करोड़ जो लागत होगा वो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में होगा, यानी कि बिहार, बंगाल, ऊपर का आंध्र प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, ये जो पूर्वी भारत में इसका सबसे ज़्यादा लागत होने वाला है। 10 लाख 20 लाख बीच का जो जनसंख्या वाला शहर है, टायर 2 टायर 3, इन शहरों को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का फैसला किया गया है। तो मैं मानता हूं इसका लाभ बिहार जैसे राज्य को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। कि बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पिछले कुछ सालों में, इसलिए बाढ़ का रोकने के लिए और उसमें जो बाकी व्यवस्था है उसके लिए जो फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य के लिए जो राशि दिया गया है वो सिर्फ बिहार प्रदेश को आवंटित किया गया है इस बार। हमारी और मीडिया के मित्रों, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस बार बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश किया गया। उसका विस्तार रूप से सब जगह चर्चा पहले से चल रही है, प्रकाशित किया गया है कई जगहों में, और सोशल मीडिया में आपने उसके रिएक्शन में भी देखा है। तो लगभग सबको मोटा मोटा चीज़ें ज्ञान पहले से प्राप्त कर चुका है, तो मुझे अलग से विस्तृत जानकारी देने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मूल बजट का कुछ विषय को लेकर के आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। बिहार प्रदेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमारे पूर्वी भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से भी। और पूर्वी भारत हम एक तरीके से कभी कभी पूर्वोदय, पूर्वांचल, पूर्वी भारत अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं खुद पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ और हम पूर्वोत्तर भारत जाते हैं तो बिहार से होकर के जाते हैं। जब हमारे हवाई जहाज़ में चलना नहीं होता था तो बिहार धरती से ही होकर के जाते थे। तो बिहार का उत्थान, बिहार का भविष्य जो है, हमारा भविष्य, नॉर्थ ईस्ट, पूरा पूर्वी भारत का भविष्य बिहार पर टिका हुआ है। इस बार का बजट में विकसित भारत का जो न्यू प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में रखा था, उसको बल देते हुए मजबूत खंभा फिर से इस बार गाड़ा है। और पूर्वोदय नाम से कई स्कीम्स इसमें घोषणा भी हुई है, चाहे वो रेल का एक्सप्रेस हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का एक सर्किट हो, या वो एमएसएमई छोटे छोटे जो हमारे यूनिट्स होते हैं, काम करने वाले बुनकर होते हैं, खादी वाले होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे
कारखाने होते हैं, ये सारा चीज़ों को जीवित करके बल देने के लिए एक अच्छा ताकत इस बार रखा है। मेरा गला भी सूखा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि पूर्वी भारत के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया है, और विशेष करके बिहार के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं का नौकरी के लिए अलग से एक बल इसमें दिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए जो स्कीम लॉन्च किए हैं, और बिहार में पहले जो पिछले साल का बजट में जो घोषणाएं की है उसको बल देते हुए इस बार और तेजी से आगे ले जाने के लिए योगदान इस बजट से मिलेगा। देश में जितना जिले हैं, सब जिले में महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो इस बजट में आपको विस्तृत में मैं जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमण जी का बजट में डिटेल से उसको आपको हम लोग कॉपी भी शायद दिया होगा पार्टी ऑफिस से, आपको कॉपी मिल जाएगा। एक दो मुख्य पॉइंट को मैं रोशनी डालना चाहता हूं। जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस है, मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा काम शुरू किया है। इस रिफॉर्म्स का जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो हम लोग बोलता है, ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से चल चुके हैं। ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस अभी रुकने वाला नहीं है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चले हैं, ये पहले 2 कार्यकाल में जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे कई अधिक गुना ताकत और तेज गति से ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आगे चलने वाले हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको मालूम है 2004 से 2014 हम तो विपक्ष में रहे हैं। आखिरी बजट जब दिया था यूपीए सरकार ने 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका टोटल बजट था। आप सोचिए आज से 11 साल पहले 2 लाख करोड़ यूपीए का बजट था, ये सड़क बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, बाकी जो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। आप सोचिए इस बार लगभग 12.5 लाख करोड़ इस बार दिया गया है। मैं खुद बहुत करीब से मैंने देखा है। मैं जब चुनाव लड़ा, गाड़ी खरीद के मैं दिल्ली से 5 गाड़ी लेकर के अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। बिहार को क्रॉस करने में 3 दिन लगा मुझे। 1991 में बनारस से गया होते हुए, ये मध्य बिहार से होते हुए किशनगंज से मुझे बंगाल पहुंचना था। 3 दिन लगा उस समय। अभी आप बिहार का एक कोने से दूसरे कोने एक दिन में आराम से पहुंच सकता है। तो ये जो अटल जी ने जो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया था, उसके अलावा इस देश में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था। आज तो ये जो 12.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस बार दिया है, उसका बहुत बड़ा इसका शेयर जो है वो बिहार के लिए होने वाला है। जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो यहाँ कॉरिडोर, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे का कॉरिडोर, आपका राजमार्ग का कॉरिडोर, बुद्धिस्ट सर्किट, अन्य टूरिज्म सर्किट जो खोलने वाले हैं, ज़्यादातर ये जो 12.5 लाख करोड़ जो लागत होगा वो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में होगा। यानी कि बिहार, बंगाल, ऊपर का आंध्र प्रदेश, झारखंड
और पूर्वोत्तर भारत, ये जो पूर्वी भारत में इसका सबसे ज़्यादा लागत होने वाला है। तो इसीलिए आज मैं पटना में आपके बीच में आया है, तो हमारे लिए, पटना के वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए ये बहुत खुशखबरी है। इसलिए बजट सुनने के बाद कुछ लोग भूल गया होगा, इसलिए मैं सोचा कि फिर एक बार आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश हम पहुंचाया जाए कि ये बजट में बिहार और हमारा पूर्वी भारत के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। बनारस, लखनऊ, कलकत्ता या मुंबई, चेन्नई वगैरह, इस बार के बजट में जो बीच वाला है, 10 लाख 20 लाख बीच का जो जनसंख्या वाला शहर है, टायर 2, टायर 3, इन शहरों को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का फैसला किया गया है। और ये गांव और बड़ा शहर जैसे पटना और गांव, इस बीच में जितना भी शहर आता है या और भी अलग अलग जगह में, क्योंकि टायर 2 और 3 टाउन मेरे ख्याल से हमारा देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। टायर 2 और टायर 3 शहरों का संख्या बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा है। तो जब टायर 2, टायर 3 को ग्रोथ इंजन बनाना मतलब वहाँ का सारा व्यवस्था, सिविक एम्यूनिटी से लेकर के वेस्ट से पावर जनरेट करना या हमारा वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए व्यवस्था खड़ा करना, ट्रेनिंग का सेंटर खड़ा करना, रोजगार का व्यवस्था खड़ा करना, उससे लेकर के और जो बड़ा शहर में जो फैसिलिटी है वो भी उसमें भी अवेलेबल किया जाए, उसका सबसे बड़ा शुरुआत इस बार का बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूँ इसका लाभ बिहार जैसे राज्य को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और इसका भी विस्तृत जानकारी आपको ज़रूरत पड़ने पर दिया जाएगा। बजट डॉक्यूमेंट आपके पास होगा और वैसे हमारा वेबसाइट में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जैसे बिहार में बरसात का दिनों में ये कोसी नदी और कई नदियां हैं जो बाढ़ पैदा करते हैं, उसके लिए भी अब सोचे इस बार का जो एडिशनल जो फ्लड कंट्रोल का स्कीम है सिर्फ बिहार को मिला है। मैंने भी मांगा था, मेरे अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ उसका फंड चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पिछले कुछ सालों में, इसलिए बाढ़ का रोकने के लिए और उसमें जो बाकी व्यवस्था है उसके लिए जो फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य के लिए जो राशि दिया गया है वो सिर्फ बिहार प्रदेश को आवंटित किया गया इस बार। तो मैंने वित्त मंत्री जी को भी मैंने कहा है कि बिहार को देने के बाद थोड़ा अगर बचता है तो हमको भी थोड़ा दे दीजिए, लेकिन बिहार को पहले दिया है। तो ये बिहार वासियों के लिए कितना खुशखबरी बात है। इसके अलावा मेरे पास बहुत पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा मैंने मार्क तो किया था पूरा आपको बताऊं, लेकिन एक एक गिनती करने में क्योंकि बजट 84 मिनट का बजट था तो मैंने सोचा कि संक्षेप में कुछ पॉइंट और विशेष करके हमारा पूर्वी भारत के लिए जो ज़रूरत है उसको बताऊं। फिर आपसे एक दो सवाल है वो मैं सुनूंगा क्योंकि आप जवाब चाहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि संक्षेप में बोलूँगा। अगर आपको और किसी विषय में जानकारी चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है, जो गरीब आदमी ठोकर खा करके इधर उधर घूमना पड़ता है छोटे छोटे व्यवस्था खड़ा करने के लिए, ये सारा जो बॉटलनेक है, प्रावधान है, उसको हटाने का निर्णय किया गया है। एक हाई लेवल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी वो बनाया गया है जिसमें जो ये सब जहां जहां दिक्कतें हैं,
जहाँ जहाँ आम लोगों को ये जो परमिट निकलने में या कागज़ निकलने में या लोन लेने में जो दिक्कतें होते हैं उसको आसान करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाया गया है, जिससे आम लोगों का ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए, आराम से आप अपना कारोबार कर सकें। इसलिए ये रिफॉर्म्स का तेज गति से आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया गया है। उसके बाद मिडिल क्लास के लिए, जो हमारा मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लिए जो पिछली बजट में 12 लाख आमदनी तक टैक्स छूट, टैक्स फ्री किया गया था, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार विवाद से विश्वास, हम लोग जो टैक्स देते हैं, जो आमदनी प्राप्त करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहूलियत देने का फैसला किया गया है। आपका टीसीएस रेट फॉर एजुकेशन, मेडिकल पर्पस के लिए जो है रेमिटेंस पैसा वगैरह जो आप भेजते हैं, सारा वो इसको 5% से 2% इसका टैक्स रेट घटाया गया है। और जो पेशेंट्स है, हमारे जो बीमार वर्ग जो हो जाते हैं, उनके लिए, जैसे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है, उनके लिए जो दवाई ज़रूरत है उस दवाई में पूरा कटौती किया गया है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी को कटौती किया गया है, ताकि हमारे दवाई बहुत सस्ता में प्राप्त कर सके। उसके अलावा हमारा स्किलिंग के लिए युवाओं का, इसको निकाल दीजिए, युवाओं का स्किलिंग के लिए, स्किलिंग मतलब जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना आप एंटरप्रेन्योरशिप करके अपना पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। विकसित भारत के लिए आप जो भी आपका क्षमता के अनुसार आप काम कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल मैन पावर ट्रेनिंग देने के लिए विशेष सुविधा कॉरपोरेट मित्र का इस बार कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये छोटे शहरों में, 2 टायर 3 टायर, पटना नहीं, इससे छोटे छोटे शहरों में इसको लाभ मिलेगा। वहाँ जो गांव से और बड़े शहर के बीच में जो टायर 2 टायर 3 शहर होते हैं, वहाँ इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद युवाओं को ताकत देने के लिए मोदी सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन पर बल देते हुए बजट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का गठन किया गया है। इसमें होटल मैनेजमेंट, जैसे बिहार में भविष्य में टूरिज्म का बहुत संभावनाएं है, जैसे बोध गया से लेकर के नालंदा से लेकर के पटना में और भी कई जगह लोग आना चाहते हैं, तो उसको युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारे जो टूरिस्ट से, जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक हैं, उनको संभालने के लिए और अपना ताकत को बढ़ाने के लिए विशेष ये हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट जो खोला जाएगा, उसमें नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से ये बड़ा इंडस्ट्री डेवलप होगा और बिहार जैसे राज्य में इसका सबसे बड़ा फायदा होगा।